हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। हर शहर के साथ कोई ना कोई खतरनाक और भयानक कहानी ज़रूर जुड़ी होती है और आज की कहानी भी यूटा के शहर ऑरेगन से है, जहां 50 साल पहले एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक चोरी हुई। मगर इस चोरी के बाद उस शॉप के बेसमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर वहां के लोगों की रूह कांप उठी। इस चोरी के दौरान बेसमेंट में वो घटनाएं घटी जो इससे पहले आज तक अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इस पूरे क्राइम को जिस तरह अंजाम दिया गया था वो आज भी यूटा के लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा है जिसे 50 साल बाद भी वो भुला नहीं पाए हैं। हालांकि इस क्राइम की शुरुआत महज एक चोरी से हुई थी, मगर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे पुलिस ऑफिसर्स ने जो नज़ारा देखा उसे देख वो अंदर तक हिल गए। इस क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल्स ने बेरहमी की सारी हदों को पार कर दिया और इस क्राइम के विक्टिम्स के साथ वो हुआ जिसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आखिर क्या हुआ था उस रात उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बेसमेंट में? कैसे ये चोरी आगे चलकर खतरनाक मर्डर्स में बदल गई और कैसे क्रिमिनल पुलिस के हाथ लगे, ये आपको झकझोर कर रख देगा। कहानी शुरू होती है यूटा के ऑरेगन से, जो सॉल्ट लेक से 40 मिनट की दूरी पर बसा एक छोटा सा शहर है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस शहर की आबादी आज भी 87,000 ही है और सन 1974 में जब ये चोरी और घटना हुई तब इसकी आबादी महज 40,000 से भी कम थी। ये वो दौर था जब ऑरेगन में अब तक कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुला था और वहाँ के लोग अपने आसपास बनी दुकानों से ही खरीदारी किया करते थे, और इन्हीं दुकानों में से एक दुकान थी जिसका नाम था हाई-फाई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जो वहाँ की मेन मार्केट वॉशिंगटन बुलेवर्ड में थी। इस शॉप में लोग स्पीकर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, रेडियो सिस्टम और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने के लिए आया करते थे, और चूंकि इस मार्केट में ये अकेली इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी जिसकी वजह से यहाँ अच्छे खासे कस्टमर्स आते जाते रहते थे। 27 अप्रैल सन 1974 की शाम 20 साल का स्टैनली वॉकर और 18 साल की मिशेल एंसली स्टोर में अपनी क्लोजिंग शिफ्ट में काम कर रहे थे। क्योंकि इस दिन मंडे था और इस वक्त स्टोर में कोई कस्टमर भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सफाई में लग जाते हैं और स्टोर क्लोजिंग टाइम का इंतजार करने लगते हैं। बहरहाल थोड़ी देर बाद स्टोर बंद होने का टाइम हो चुका था और वो दोनों अभी ताला लगाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे के ऊपर लगी बेल की आवाज़ होती है, जिसका मतलब था कि अंदर कोई आया है। स्टैनली और मिशेल को लगता है कि शायद कोई कस्टमर अंदर आया है, मगर वो जैसे ही नज़रें उठाकर देखते हैं उनके सामने 3 शख्स खड़े थे जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी और वो ये रिवॉल्वर उन दोनों की तरफ ताने हुए थे। चूँकि उन दोनों की उम्र महज 18 और 20 साल थी और उन दोनों के पास कोई हथियार भी नहीं था, जिसकी वजह से वो तीनों उन दोनों पर बहुत जल्दी हावी हो गए और उन दोनों के हाथ पैर बांधकर उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया। बेसमेंट में बंद करने के बाद वो तीनों दोबारा ऊपर आते हैं और स्टोर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चुराना शुरू करते हैं, और इसी दौरान एक मैन बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी जिसमें बैठकर वो लोग भागने वाले थे। उधर बेसमेंट में बंद स्टैनली और मिशेल बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो दोनों ये उम्मीद कर रहे थे कि ये तीनों चोर सामान चुराएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि इस रात में हैवानियत अपनी सारी हदें पार करने वाली है और ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। हालांकि ये चोर अगर महज सामान ही चुराते तो स्टोर के ओनर को छोटा मोटा नुकसान होता, क्योंकि उसने पहले अपनी शॉप का इंश्योरेंस करा रखा था, मगर चोरी होने के बाद वो क्राइम हुआ जो यूटा के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि ऑरेगन में इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि हाई-फाई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर क्या हो रहा है, और इस बात से बेखबर 16 साल का कोर्टनी नेस्बिट स्टोर के अंदर एंट्री करता है। कोर्टनी अपने दोस्त स्टैनली को थैंक यू कहने आया था क्योंकि उसने अपने स्टोर के पार्किंग लॉट में उसे कार खड़ी करने की जगह दी थी। बहरहाल कोर्टनी जैसे स्टोर के दरवाजे से होते हुए अंदर घुसता है वो देखता है कि वहाँ उसका दोस्त स्टैनली मौजूद नहीं है, और इसी दौरान एक शख्स उसके सामने आता है और उस पर रिवॉल्वर तान देता है। इससे पहले कोर्टनी को समझ पाता, वो लोग बंदूक की नोक पर उसे भी धक्का देते हुए बेसमेंट में पहुंचा देते हैं, जहां वो देखता है कि मिशेल और स्टैनली पहले से ही मौजूद थे। अब इसे कोर्टनी की बेवकूफ़ी कहा जाए या खराब किस्मत के ना चाहते हुए भी वो गलत जगह में गलत वक्त पर फंस गया। ऐसा ही कुछ मिशेल के साथ भी हुआ था, क्योंकि उस रात नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कोई और लड़की करने वाली थी, मगर क्योंकि उसे कोई काम आ गया था इसीलिए उसकी जगह मिशेल ड्यूटी करने को राज़ी हो गई थी और वो यहाँ फंस गई। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो तीनों चोर एक एक करके सारा सामान बहुत आसानी से चुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। और उधर स्टैनली के फादर ऑरेन अपने घर में बैठे बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि स्टैनली अब तक घर नहीं पहुंचा था, जबकि इस वक्त तक वो अपना काम करके घर लौट जाता था। अब जैसे जैसे घड़ी में वक्त बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनकी फ़िक्र भी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि स्टैनली को अगर देर होती थी तो वो घर पर फ़ोन करके बता देता था, मगर इस बार ना तो उसने फ़ोन किया और ना ही अब तक वो घर लौटा था। बहरहाल स्टैनली के फादर ऑरेन फ़ौरन अपनी कार में बैठते हैं और सीधा हाई-फाई स्टोर के लिए निकल जाते हैं, मगर जैसे ही वो स्टोर के अंदर पहुंचे उन चोरों ने बंदूक की नोक पर उन्हें भी बेसमेंट में ले जाकर बंद कर दिया।
इस तरह धीरे धीरे बेसमेंट में लोग बढ़ते जा रहे थे और सभी चोरों को अब ये फिक्र सताने लगी कि उन्हें इन चारों ने देख लिया है और अब वो अपने प्लान को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि इन चारों लोगों के साथ एक पांचवा शख्स और जुड़ने वाला है। इस पांचवें शख्स का नाम था कैरल नेस्बिट, जो कोर्टनी नेस्बिट की माँ थी और वो भी इस बात से फिक्रमंद थी कि उनका बेटा अब तक घर नहीं लौटा था। वो भी अपनी कार लेकर सीधा हाईफाई स्टोर पहुंचती है ताकि वो अपने बेटे के बारे में पता कर सकें, मगर उन्हें भी बंदी बनाकर बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद अब बेसमेंट में कुल 5 लोग कैद हो चुके थे। और अब ये कहानी यहाँ से वो मोड़ लेती है जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। उन चोरों ने अब तक $24,000 तक के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चुरा लिए थे, जिसके बाद वो पांचों विक्टिम्स को बेसमेंट में छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लगभग 3 घंटे बेसमेंट में बंद रहने के बाद आखिरकार स्टैनली की मां जॉयस उन पांचों को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड ऑरेन भी वहीं था। क्योंकि उसका बेटा स्टैनली और हस्बैंड ऑरेन देर रात तक घर नहीं लौटे थे और ना ही उनकी कोई खबर मिल रही थी, इसीलिए वो अपने दूसरे बेटे को लेकर हाईफाई स्टोर पहुंच जाती है। स्टोर पहुंचने के बाद उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो अपने दूसरे बेटे को लेकर बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचती है, जो बाहर से लॉक था। ये देखते ही उसका बेटा जोर से दरवाजे पर लात मारता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ का नज़ारा देख उनकी रूह कांप उठती है। इस पूरे बेसमेंट का नज़ारा उस हैवानियत को बयान कर रहा था जो पिछले कुछ घंटों में यहाँ हुई थी, और ये नज़ारा देख स्टैनली की माँ जॉयस एक ज़ोरदार चीख मारती है। जॉयस देखती है कि उसके बेटे स्टैनली के सर में गोली लगी है और वो मर चुका है, और साथ ही साथ उसकी नज़र मिशेल पर भी पड़ती है, जो एक कोने में बिना कपड़ों के पड़ी थी और उसकी मौत भी सर में गोली लगने की वजह से हुई थी। इन दोनों की लाश के पास कोर्टनी नेस्बिट और उसकी मां कैरल नेस्बिट भी खून में लथपथ पड़े थे और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उन दोनों के पूरे बदन पर टॉर्चर के वो निशान थे जिसे देख किसी का भी दिल दहल उठे, और जब जॉयस की नज़र अपने हस्बैंड ऑरेन पर पड़ती है तब तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ये नज़ारा देखते ही जॉयस का दूसरा बेटा फौरन पुलिस को खबर कर देता है और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी बुला लेता है। क्राइम सीन पर पहुंचते ही पुलिस एक एक को हॉस्पिटल भेजना शुरू करती है, मगर जिंदा बचे 3 लोगों में से कैरल के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। कैरल का बेटा कोर्टनी बेहोश हो गया था, क्योंकि टॉर्चर की वजह से उसके बदन की कई हड्डियां टूट गई थी और डॉक्टर्स भी इसी कश्मकश में थे कि वो बच भी पाएगा या नहीं। बहरहाल अब स्टैनली का बाप और जॉयस के हस्बैंड यानी ऑरेन ही वो शख्स था जो बचने के बाद होश में था और जिससे पुलिस को अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे कि उस रात बेसमेंट में क्या हुआ था। और जब उसने पुलिस को ये पूरी कहानी सुनाई तब उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। ऑरेन के बयान के मुताबिक जब वो लोग नीचे बेसमेंट में थे तब उन्हें 2 चोरों की आपस में बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसमें वो बाहर खड़ी वैन में से कुछ सामान लाने की बात कर रहे थे। ये बातचीत होते ही उन्होंने एक चोर को बाहर भेजा, जो कुछ ही मिनट बाद एक बोतल हाथ में लिए वापस लौट आया, और फिर ये बोतल हाथ में लेकर 2 चोर नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अब शैतान हावी हो चुका था। बेसमेंट में पहुंचने के बाद एक चोर सबसे पहले स्टैनली के फादर ऑरेन को पकड़ता है और इसी दौरान दूसरा चोर उस बोतल से लिक्विड एक ग्लास में भरने लगता है। ये एक ब्लूइश ग्रीन कलर का लिक्विड था, जिसे ग्लास में भरने के बाद दूसरा चोर ऑरेन को पकड़ता है और उससे कहता है कि वो ये लिक्विड सभी विक्टिम्स को एक एक घूंट पिला दे। ये सुनते ही ऑरेन साफ मना कर देता है और उनसे कहता है कि वो उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देगा, और तभी दूसरा चोर गुस्से में ये कहता है कि अगर वो ये लिक्विड बाकी विक्टिम्स को नहीं पिलाएगा तो वो खुद ये काम करेंगे। बहरहाल अब दोनों चोर 5 विक्टिम्स से कहते हैं कि वो दीवार से लगकर बैठ जाएं और ये लिक्विड वोडका और स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर है, जिसे लेने के बाद वो सो जाएंगे, जिससे वो शोर नहीं मचा पाएंगे और वो सभी बिना किसी परेशानी के यहाँ से भाग जाएंगे। उन 5 को यही लग रहा था कि इस लिक्विड को पीने के बाद वो सो जाएंगे और जब उनकी आंखें खुलेंगी तब वो चोर जा चुके होंगे और वो सभी अपने अपने घरों को वापस लौट सकेंगे। मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि जो लिक्विड वो पीने वाले हैं वो वोडका नहीं बल्कि कुछ और ही था। चूँकि उन सभी के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो एक एक करके इस लिक्विड के कुछ घूंट पीना शुरू करते हैं। मगर जैसे इस लिक्विड ने उनके होंठों को छुआ, उन्हें ये समझ आ गया कि ये वोडका या कोई दवाई नहीं बल्कि कुछ और ही है। इस लिक्विड के अंदर जाते ही उनके होंठ और गले में बहुत तेज़ जलन होने लगती है और साथ ही साथ ऐसा दर्द होने लगता है जो बर्दाश्त के बाहर था। ऑरेन जो केमिकल्स के बारे में कुछ मालूमात रखता था, उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई वोडका नहीं बल्कि एसिड है, और जिस तरह से उसके मुंह में जलन और छाले पड़ रहे थे उससे यही लग रहा था कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऑरेन ने पुलिस को यह भी बताया कि मिशेल बार बार उन चोरों से ये भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दें, मगर उन्होंने मिशेल को ज़बरदस्ती ये लिक्विड पिलाया। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने सभी विक्टिम्स को ये लिक्विड पिलाने के बाद उनके मुंह पर टेप बांध दिए ताकि वो इस लिक्विड को बाहर ना निकाल सकें और इस लिक्विड की जलन और दर्द से वो तड़पें और छटपटाएं।
इस लिक्विड की जलन की वजह से ये टेप भी उनके मुंह पर बहुत देर टिक नहीं पाया और गलकर बाहर निकल गया, जिससे ये साफ समझ आ रहा था कि उन सभी विक्टिम्स पर किस बेरहमी से जुल्म किया जा रहा था। अब सभी विक्टिम्स दर्द से करा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, जिसने उन चोरों की परेशानी को और बढ़ा दिया और यही वजह थी कि अब उन चोरों के सर पर खून सवार होता जा रहा था। औरन ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर उसने ये लिक्विड निगल लिया तो उसके सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे और इसीलिए उसने ये लिक्विड मुंह से बाहर निकाल दिया। मगर इसके बाद सभी चोर उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगे और उससे कहते कि वो इस लिक्विड को पूरा पी जाए। बहरहाल किसी तरह ऑरन इस लिक्विड को मुंह के अंदर रख लेता है और इस तरह दिखाता है कि उसने ये लिक्विड निगल लिया है, मगर फिर वो फौरन ज़मीन पर लेट जाता है और होठों के किनारों से इस लिक्विड को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करता है। हालांकि इस तरह उसे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, मगर ये मरने से तो बेहतर ही था और वो किसी तरह इस लिक्विड को मुंह से बाहर करने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान ऑरन की नज़र बाकी विक्टिम्स पर पड़ती है जो इस लिक्विड को पीने की वजह से चीख रहे थे और इन्हीं लोगों में उसका बेटा भी शामिल था, जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये चोर कितने बेरहम और हैवान थे, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब सभी विक्टिम्स दर्द और जलन से चीख रहे थे, उस दौरान ये चोर उनके हाथों से घड़ियाँ और उनका कीमती सामान उनसे लूट रहे थे। अब जैसे जैसे विक्टिम्स की चीखें बढ़ती जा रही थी, इन चोरों का गुस्सा भी उतना ही बढ़ता जा रहा था और इसी दौरान उन लोगों के बीच कुछ बातचीत होती है जिसमें यह तय होता है कि वो सभी विक्टिम्स को मार डालेंगे। अचानक उन चोरों में से एक अपनी कमर पर लगी रिवॉल्वर निकालता है और कैरल और कोर्टनी के सर के पीछे गोली मार देता है, जिसमें कैरल की मौके पर ही मौत हो जाती है, मगर कोर्टनी किसी तरह बच जाता है। इस फायरिंग के फौरन बाद ये चोर ऑरन पर भी गोली चलाता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन ऑरन वहीं ज़मीन पर गिरकर मरने का नाटक करने लगता है ताकि चोरों को लगे कि वो मर चुका है और उस पर दोबारा गोली ना चलाएं। इसी दौरान ऑरन एक चोर को दूसरे चोर से ये कहते हुए सुनता है कि वो थोड़ी देर के लिए बेसमेंट से बाहर चला जाए और आधे घंटे बाद वापस लौटे, जिसके बाद वो चोर बेसमेंट से बाहर चला जाता है। इस चोर के बाहर जाने के बाद दूसरा चोर मिशेल को उठाकर एक दूसरे कोने में ले जाता है और उससे कहता है कि वो अपने पूरे कपड़े उतार दे, जिसके बाद क्या हुआ होगा ये आप सभी समझ सकते हैं। उसने वहां मौजूद सभी विक्टिम्स के सामने मिशेल के साथ ज़बरदस्ती की और इस दौरान वो तड़प तड़प कर भीख मांगती रही कि वो उसे जाने दे, मगर उसके चीखने चिल्लाने का इस चोर पर कोई असर नहीं हो रहा था। बहरहाल ज़बरदस्ती करने के बाद वो मिशेल को बिना कपड़ों के बाकी विक्टिम्स के साथ बिठा देता है और फिर उसका सर नीचे करके उसके सर के पीछे भी गोली मार देता है। इसी दौरान जो दूसरा चोर बेसमेंट से बाहर गया था वो भी अपने एक और साथी के साथ वापस लौट आता है, जिसके बाद वो ये चेक करने लगते हैं कि सभी विक्टिम्स मरे या नहीं, और तभी उन्हें पता चलता है कि ऑरन अभी भी जिंदा है। ये देख उनमें से एक ऑरन के गले में वायर डालकर उसका गला जोर से दबाने लगता है, मगर जब ऑरन का दम नहीं निकला तब वो चोर वायर को छोड़ देता है, जिसके बाद ऑरन जोर जोर से सांस लेने लगता है, मगर वो अभी भी जिंदा था। ये देख दूसरा चोर एक पेन ऑरन के कान में घुसा देता है, जिसके बाद उसने इतनी बेरहमी से ये पेन घुमाया कि ये ऑरन का गला फाड़कर बाहर निकल आया। हालांकि इतने टॉर्चर के बाद ऑरन को अब तक मर जाना चाहिए था, मगर ये शायद कोई करिश्मा ही था कि वो अभी भी जिंदा था, लेकिन उस वक्त वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ऑरन के बेहोश होने के बाद चोरों को ये यकीन हो जाता है कि अब सभी विक्टिम्स मर चुके हैं और वो चोरी किए हुए सारे सामान को बाहर खड़ी वैन में लोड करते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस हादसे के कुछ ही घंटों बाद ऑरन की बीवी और उसके दूसरे बेटे को इस बारे में पता चलता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद वो भी रात 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वहां जैसे ही पहुंची, ऑरन की बीवी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उन्हें गोली मारी गई है और उधर हॉस्पिटल में कोर्टनी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिससे यही लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा। हालांकि कोर्टनी ने उस हॉस्पिटल में 266 दिन यानी लगभग 9 महीने गुजारे, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर उसे इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था कि अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी कभी नहीं जी पाएगा। चूँकि इस टॉर्चर में उसे ब्रेन डैमेज भी हुआ था, जिसकी वजह से उसे एमनीशिया नामक बीमारी हो गई और कोर्ट ने भी उसे किसी भी तरह की गवाही देने के लिए अनफिट करार दे दिया। अब आते हैं स्टैनली के फादर ऑरेंज, जो इंजरीज से रिकवर होने के बाद पुलिस को उन चोरों का हुलिया बताना शुरू करते हैं, जिसे पुलिस स्केच आर्टिस्ट की मदद से एक पेपर पर बनवाना शुरू करती है। ऑरन पुलिस को बताता है कि जिस चोर ने उन लोगों पर गोली चलाई थी वो एक ब्लैक अमेरिकन था और उसने अपने चेहरे पर सनग्लास लगा रखा था, और वहीं दूसरा शख्स भी एक ब्लैक अमेरिकन ही था, मगर वो लंबा चौड़ा था और बाकी चोरों का चेहरा वो ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि वो ज़्यादातर बेसमेंट से बाहर ही थे। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसने बाहर एक वैन खड़ी देखी थी जो शायद येलो या क्रीम कलर की थी और उसमें भी एक चोर बैठा था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बाहर 3 या 4 चोर और थे।
इस लूट और मर्डर की तहकीकात में पुलिस को एक बात तो समझ आ गई थी कि इन चोरों ने इस चोरी को बहुत पहले और बेहतर ढंग से प्लान कर लिया था, मगर जिस तरह से सभी विक्टिम्स को टॉर्चर किया गया था उससे पुलिस इस कश्मकश में पड़ गई कि ये महज चोरी को अंजाम देने के लिए किया गया है या इसके पीछे कोई पर्सनल वजह थी। इस तहकीकात को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ी पहली कामयाबी लग जाती है। दो टीनेज लड़के ग्राउंड में खेल रहे थे कि तभी उनकी बॉल एक बड़े से कचरा फेंकने वाले कंटेनर में चली जाती है और वो जैसे ही बॉल निकालने के लिए कंटेनर में झांकते हैं उन्हें वहाँ वॉलेट्स और दूसरा सामान मिलता है जो हाई-फाई स्टोर के विक्टिम्स का था। ये कचरे का डब्बा जिस ग्राउंड में रखा था वो एयरफोर्स बेस के अंडर आता था, जहां अक्सर छोटे बच्चे खेलने आया करते थे और इसी कचरे के डब्बे से पुलिस के हाथ वो सुराग लगा जिसने इस पूरे केस को सॉल्व करके रख दिया। अब पुलिस एयरफोर्स बेस के सीनियर ऑफिसर से बात करके उन्हें पूरे मामले के बारे में बताती है और साथ ही साथ उनसे ये भी कहती है कि वो उनके सारे ऑफिसर से एक बार मिलना चाहते हैं, जिसके लिए एयरफोर्स ऑफिसर राजी हो जाता है। बहरहाल अगली सुबह एयरफोर्स बेस पर मौजूद सभी ऑफिसर्स को ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद पुलिस हाई-फाई स्टोर विक्टिम्स के वॉलेट और दूसरी चीज़ों को एक एक ऑफिसर को दिखाना शुरू करते हैं और साथ ही साथ ऑफिसर्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस पर भी गौर करने लगते हैं। हालांकि पुलिस को इस ट्रिक से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मगर उनका ये दांव काम कर गया और जब उन्होंने ये सामान दो ब्लैक ऑफिसर्स को दिखाया तब उनके चेहरे पर घबराहट आने लगी और उनकी आंखें ये सवाल कर रही थी कि आखिर पुलिस को ये सामान मिल कैसे गया। इस दौरान पुलिस ने दो बातें और नोट की। पहली ये कि डर के मारे उनका पसीना छूटने लगा और दूसरी ये कि औरन ने दो चोरों का जो हुलिया बताया था वो इन दोनों ऑफिसर से काफ़ी मैच हो रहा था। इन दोनों ऑफिसर्स के नाम थे डेल पियर और विलियम एंड्रयूज और ये वो नाम थे जो पुलिस दूसरी बार सुन रही थी। पहली बार पुलिस ने ये नाम तब सुने थे जब इस क्राइम की खबर फैलते ही पुलिस को फ़ोन पर एक टिप मिली थी और ये टिप देने वाला भी एक एयरफोर्स ऑफिसर ही था, जिसने पुलिस को ये बताया था कि उसने डेल एंड्रयूज और एक और ऑफिसर कीथ रॉबर्ट्स को ये हवाबाजी करते सुना था कि वो हाई-फाई स्टोर को लूट लेंगे। हालांकि उस वक्त तो किसी ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया और मजाक में उड़ा दिया, मगर उनकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये टिप और चोरों से मिलता जुलता हुलिया काफ़ी था पुलिस के लिए और इसीलिए पुलिस कोर्ट से उन दोनों के बैरक्स की तलाशी का सर्च वारंट ले लेती है। बेस कमांडर भी चाहता था कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो, क्योंकि इससे उनके बेस की बहुत बदनामी हो रही थी और अगर ये दोनों बेकसूर हैं तो उनके नाम क्लियर हो जाएं और अगर ये चोरी और मर्डर्स उन्होंने ही किए हैं तो ऐसे लोगों के लिए एयरफोर्स में कोई जगह नहीं है। बहरहाल पुलिस अब इन दोनों के बैरक्स की तलाशी लेना शुरू करती है और इस तलाशी में जो चीज़ें उन्हें मिलना शुरू हुई उसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस तलाशी में पुलिस के हाथ सबसे पहले एक फिल्म का पोस्टर लगा जिसका नाम था मैग्नम फोर्स और ये पोस्टर आगे चलकर एक बहुत बड़ा एविडेंस साबित होने वाला था। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें सीरियल किलर एक औरत को ज़बरदस्ती ड्रेनो पिलाता है, जिसकी वजह से उस औरत की फ़ौरन मौत हो जाती है और शायद ये चोर भी उन विक्टिम्स को ब्लू लिक्विड पिलाने के बाद यही उम्मीद कर रहे थे। बहरहाल आगे की तलाशी में पुलिस को कारपेट के नीचे से एक पेपर मिलता है जो फोल्ड करके रखा गया था और पुलिस जैसे इसे खोलती है उन्हें पता चलता है कि यह गोडाउन का लीज एग्रीमेंट है जो हाई-फाई स्टोर से महज कुछ ही दूरी पर था। इस एग्रीमेंट के मिलते ही पुलिस जैसे ही गोडाउन पर पहुंचती है तब उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, क्योंकि अब वो इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। पुलिस जैसे इस गोडाउन का दरवाज़ा खोलती है उनके सामने हाई-फाई स्टोर से चुराए सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हुए थे और ये गोडाउन पूरी तरह उसी सामान से भरा पड़ा था। इस गोडाउन से पुलिस के हाथ एक लिस्ट भी लगी जिसमें अलग अलग स्टोर्स के नाम लिखे थे और उसमें हाई-फाई स्टोर सबसे पहले नंबर पर था, जिसका साफ मतलब था कि अगर ये पकड़े नहीं जाते तो ये सभी स्टोर आगे चलकर लूटे जाते, जिसमें कई और मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। पुलिस के हाथ जो आखिरी सबूत लगा वो थी वो प्लास्टिक की बोतल जिसमें ब्लू कलर का लिक्विड रखा था जो सभी विक्टिम्स को पिलाया गया था। जिस लिक्विड को सभी विक्टिम्स नींद की गोली मिला हुआ वोडका समझ रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि ड्रेनो ब्रांड का सिंक-ऑन ब्लॉकर था। ये ड्रेनो ब्लॉक पाइप्स और ब्लॉक सीवर लाइन्स को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चूंकि इसमें पड़ा एसिड बहुत स्ट्रांग होता है जिससे पीने वाले की फ़ौरन मौत हो सकती है। पुलिस को अब ये समझ आने लगा कि मैग्नम फॉरेस्ट फिल्म का पोस्टर उनके कमरे में क्यों था और इसी फिल्म से आइडिया लेकर उन्होंने विक्टिम्स को ये ड्रेनो एसिड पिलाया है। इस तहकीकात में पुलिस ये मानकर चल रही थी कि चोरी में पियर, एंड्रयू और रॉबर्ट के अलावा 3 और लोग भी हैं और रॉबर्ट ही वो शख्स था जो वैन चला रहा था। हालांकि पुलिस को कुछ लोगों पर शक तो था, मगर उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से पुलिस आज तक बाकी 3 लोगों को नहीं पकड़ पाई। बहरहाल पुलिस के हाथ लगे 3 लोगों में जो पहला शख्स था वो था 21 साल का डेल पियर और यही वो चोर था जिसने मिशेल के साथ ज़बरदस्ती की थी और सबको गोली मारी थी।
इस तहकीकात में पुलिस को ये भी पता चला कि इस वारदात से पहले डेल एक और मर्डर को अंजाम दे चुका है, जो उसने 5 अक्टूबर सन 1973 में किया था। ये मर्डर उसने एयरफोर्स सार्जेंट एडवर्ड जेफरसन का किया था और उस पर इस मर्डर की तहकीकात भी चल रही थी, मगर चूंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया, इसलिए उस पर मर्डर का कोई चार्ज नहीं लगा। बहरहाल हाई-फाई स्टोर मर्डर्स के जुर्म में डेल, पियर, एंड्रयू और रॉबर्ट को हिरासत में ले लिया जाता है, जिसके बाद डेल और एंड्रयू पर रॉबरी और मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं और उन दोनों को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। इस वारदात के 13 साल बाद यानी 28 अगस्त सन 1987 को डेल को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा दे दी जाती है। डेल का दूसरा साथी एंड्रयू, जो वारदात के वक्त महज 20 साल का था, वो उस वक्त एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर मैकेनिक था और ट्रायल के दौरान उसने कोर्ट को ये बताया कि वो और डेल पहले ये प्लानिंग कर चुके थे कि स्टोर लूटने के दौरान उनके सामने जो भी आएगा वो उसे मार डालेंगे। चूँकि एंड्रयू ने किसी भी विक्टिम को अपने हाथों से नहीं मारा था, मगर क्योंकि वो बेसमेंट में एंड्रयू के साथ था और उसी ने सभी विक्टिम्स को ड्रेनो पिलाया था, इसीलिए कोर्ट ने उस पर भी मर्डर के चार्जेस लगाते हुए उसे भी मौत की सज़ा सुना दी थी। सज़ा सुनाई जाने के बाद एंड्रयू ने प्रेस में यह भी कहा कि उन्होंने जो भी किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है और उसे बहुत शर्मिंदगी और पछतावा है कि उसने इस तरह के क्राइम को अंजाम दिया जिसने विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ को बर्बाद करके रख दिया। हालांकि उसे मौत की सज़ा देने के लिए जो तारीख रखी गई थी वो 22 अगस्त सन 1988 थी, मगर उसके बार बार कोर्ट में अपील करने की वजह से सज़ा की डेट आगे बढ़ा दी जाती। आखिरकार 30 जुलाई सन 1992 को वो दिन आ ही जाता है जब विलियम को 37 साल की उम्र में इलेक्ट्रिक चेयर पर शॉक देकर मौत की सज़ा दे दी गई। अब आता है इस वारदात में शामिल आखिरी शख्स कीथ रॉबर्ट, जिसकी उम्र चोरी के वक्त महज 19 साल थी और जब उसे हिरासत में लिया गया तब उसने इस क्राइम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, मगर जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तब आखिरकार उसने ये कबूल लिया कि बाहर वैन में वही बैठा था ताकि चोरी के बाद वो सभी वहाँ से भाग सकें। पूछताछ में उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो ये नहीं जानता था कि स्टोर के अंदर और भी लोग हैं, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि वो लोग खाली स्टोर को लूटकर वहाँ से भाग जाएंगे और उसे लोगों के मरने के बारे में तब पता चला जब इस चोरी की खबर न्यूज़ में दिखाई जाने लगी। रॉबर्ट का साफ कहना था कि ना तो उसने किसी विक्टिम को मारा था और ना ही उसे यह खबर थी कि स्टोर के बेसमेंट में विक्टिम्स को मारा जा रहा है। बहरहाल कोर्ट रॉबर्ट पर महज रॉबरी का चार्ज लगाते हुए उसे 13 साल की सज़ा सुनाता है और अपनी सज़ा पूरी करके वो सन 1987 में बाहर आ गया और ओक्लाहोमा में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगा। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रिहा होने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करने लगा, जबकि उसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में लूट की वजह से ही सज़ा हुई थी। बहरहाल रिहा होने के 5 साल बाद सन 1992 में उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और ये एंड्रयू को मौत की सज़ा देने के महज एक हफ्ते बाद हुआ। हालांकि आखिर में ऑरन और कोर्टनी बच तो गए थे, मगर उनकी जिंदगियां पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी और सन 2000 में 68 साल की उम्र में ऑरन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोर्टनी अपनी इंजरीज और अपनी मां की मौत के सदमे से उबरकर सन 1976 में हाई स्कूल चला गया और उसकी ज़िंदगी सही चलने लगी, मगर कुछ सालों बाद उसकी इंजरीज फिर से उबरकर सामने आ गई और सन 2002 में महज 44 साल की उम्र में उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे को हुए आज 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मगर उस रात का भयानक मंजर और यादें आज भी विक्टिम्स के घर वालों के जहन में ताज़ा हैं और शायद वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।